गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आनुवंशिकता तथा जैव विकास जीव विज्ञान क्लास 10 भारतीय भवन का अध्याय 7 चैप्टर 7 है आनुवंशिकता तथा जैव विकास। उसका हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। इस चैप्टर में मनुष्य और विभिन्न जीवों का जो क्रमागत विकास हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। लेक्चर वाला चैप्टर में आप लोग इसे समझ गए होंगे। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करवाऊंगा। प्रश्न फर्स्ट है, कोशिका के जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? कोशिका का जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? फर्स्ट प्रश्न है, कोशिका में जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? कोशिका में जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? इसका आंसर हम लोग बनाएंगे, कोशिका में जीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। कोशिका में जीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। वन सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा, कोशिका में जीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। इन वन वर्ड अगर देना हो तो सिर्फ हम लिखेंगे गुणसूत्र, सिर्फ हम लिखेंगे गुणसूत्र, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसका बनेंगे। जो ऑप्शनल होगा उसमें हम गुणसूत्रों में गोला लगाएंगे, लेकिन अगर सेंटेंस में लिखना हो 2 नंबर का सवाल आए तो हम एक सेंटेंस बनाकर लिखेंगे, कोशिका में जीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, विभिन्नता के 2 मुख्य प्रकार कौन कौन होते हैं? विभिन्नता के 2 मुख्य प्रकार कौन कौन होते हैं? विभिन्नता के 2 मुख्य प्रकार कौन कौन होते हैं? विभिन्नता के 2 प्रकार हमें लिखना है। तो विभिन्नता के 2 प्रकार, एक जननिक होता है और दूसरा कायिक होता है। एक जननिक होता है और एक कायिक होता है। विभिन्नता के 2 प्रकार, एक जननिक हो गया और सेकंड कायिक हो गए। देखिए, इसे हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, विभिन्नता के 2 प्रकार जननिक तथा कायिक हैं। सेंटेंस बनाकर लिखेंगे, जननिक तथा कायिक। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, विभिन्नता के 2 प्रकार हैं, जननिक फर्स्ट, सेकंड कायिक। 2 प्रश्न हल हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर संचित होने वाली विभिन्नता, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर संचित होने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है? तो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर संचित होने वाली विभिन्नता, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर संचित होने वाली विभिन्नता जननिक विभिन्नता कहलाती है, जिसे आनुवंशिक भी कहते हैं। कोष्ठ में लिख लेंगे आनुवंशिक। पीढ़ी दर पीढ़ी आप एक सेंटेंस बनाएंगे, लिखेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर संचित होने वाले विभिन्नता जननिक विभिन्नता कोष्ठ में आनुवंशिक कहलाती है। प्रश्न 4 है, ऐसे आनुवंशिक गुण या लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे आनुवंशिक गुण या लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? आपको लिखना होगा, ऐसे आनुवंशिक गुण या लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप कहलाते हैं। फेनोटाइप आपका साइंटिफिक नेम हो गया, लक्षण प्ररूप सिर्फ लिख सकते हैं या तो फिर सिर्फ फेनोटाइप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आनुवंशिकी का पिता कौन कहलाता है? 1 वर्ड आंसर हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। सेंटेंस बनानी है तो आप बनाएंगे, आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं। कौन थे? आनुवंशिकी के पिता कौन कहलाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? तो हम लोग खूब बढ़िया जानते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया। तो क्वेश्चन यहाँ 2 बनाया गया है कि जिस पौधे का चयन किए उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम भी लिखनी है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया, जिसका वैज्ञानिक नाम फिशम सटाइवम है। आप सेंटेंस बनाकर ऐसे लिख सकते हैं।
उन्होंने साधारण मटर का चयन किया जिसका वैज्ञानिक नाम फिशम सटाइवम है। फिशम सटाइवम है। देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए बगीचे में उगने वाले साधारण मटर जिसका वैज्ञानिक नाम है फिशम सटाइवम का चयन किया। आराम से लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है, मेंडल के प्रयोग एक संकर संकरण से प्राप्त जीन प्ररूपी अनुपात कितना है? मेंडल के प्रयोग एक संकर संकरण से प्राप्त जीन प्ररूपी अनुपात कितना है? एक संकर संकरण देखेंगे, मेंडल ने जो प्रयोग किया उसका एक संकर संकरण से जो प्राप्त जीन प्ररूपी था उसका अनुपात क्या है? मेंडल ने जो प्रयोग किया उसमें फर्स्ट में लिखना है आपको 3:1 जिसे लक्षण प्ररूपी अनुपात कहते हैं, तथा 1:2:1 जिसे जीन प्ररूपी अनुपात कहा जाता है। इस प्रकार लिख सकते हैं कि मेंडल के प्रयोग एक संकर संकरण से प्राप्त जीन प्ररूपी का अनुपात 3:1 लक्षण प्ररूपी अनुपात तथा 1:2:1 जीन प्ररूपी अनुपात है। यथा लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। प्रश्न 9 है, आनुवंशिक विभिन्नता के दो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? आनुवंशिक विभिन्नता के दो मुख्य स्रोत कौन कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 9, आनुवंशिकता के दो मुख्य स्रोत उत्परिवर्तन तथा आनुवंशिक पुनर्योग है। उत्परिवर्तन तथा आनुवंशिक पुनर्योग। प्रश्न संख्या 10 है, किसी जाति विशेष के एक समष्टि आबादी में स्थित समस्त जीन क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन को समझना होगा ढंग से। समष्टि आबादी जाति विशेष के स्थित समस्त जीन क्या कहलाते हैं? इसका आंसर इस प्रकार बनाएंगे, एक सेंटेंस में बनाना हो तो किसी जाति विशेष के एक समष्टि आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का जीन कोष कहलाता है। आपको सिर्फ याद रखनी है जीन कोष। वन वर्ड में आंसर होगा जीन कोष। अगर सेंटेंस में देना हो तो क्वेश्चन से ही मिलाकर बनाएंगे आप। किसी जाति विशेष के एक समष्टि आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का जीन कोष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीव की उत्पत्ति के ठीक पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक था या उपचायक? आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्रिया जब से प्रारंभ हुई तभी से ऑक्सीजन इस पृथ्वी के वायुमंडल में आया। तो जाहिर सी बात है जीव की उत्पत्ति के ठीक पहले बात चल रही है। जीव की उत्पत्ति तो पेड़ पौधे भी तो जीव हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती होगी तो ऑक्सीजन कहाँ से आया? प्रारंभ में प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव के न होने के कारण अर्थात पेड़ पौधे के न होने के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था। इसलिए उस समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? अपचायक। आपको इनवर्ड याद रखना है, अपचायक, सिर्फ अपचायक। लेकिन अगर सेंटेंस बनानी हो तो सेंटेंस आप बना लेंगे क्वेश्चन से मिलाकर। बनेंगे, जीव की उत्पत्ति के ठीक पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक था। पृथ्वी का वातावरण अपचायक था, ऑक्सीडेशन तो था नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपार्जित लक्षणों के वंशागति द्वारा जैव विकास की व्याख्या किसने की थी? उपार्जित लक्षणों के वंशागति द्वारा जैव विकास की व्याख्या लामार्क ने किए थे। इन वन वर्ड आपको याद रखना है, लामार्क। सेंटेंस बनाना है, उपार्जित लक्षणों के वंशागति द्वारा जैव विकास की व्याख्या लामार्क ने किए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिए थे। आंसर याद रखना आपको इन वन वर्ड, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिन्होंने प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, जीवाश्म की आयु निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि का नाम बताएं। जीवाश्म की आयु निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि का नाम बताएं। रेडियो कार्बन काल निर्धारण कहते हैं उसको। रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा हम जीवाश्म की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीवों का वह गुण जो उसे अपने जनकों
अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता दर्शाता है, क्या कहलाता है? जनक यानी माता पिता, उसके जो संतान होते हैं उन्हें संतति कहा जाता है। फर्स्ट जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं वे जनक कहलाते हैं, उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें संतति कहा जाता है। तो क्वेश्चन है, जीवों का वह गुण जो उसे अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा विभिन्नता। इन वन वर्ड विभिन्नता हो जाएगा, लेकिन आपको सेंटेंस बनाना है तो विभिन्नता का परिभाषा लिख दीजिए, काम खत्म। तो इस प्रकार आप लिख लेंगे, विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शाता है। विभिन्नता आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, जीवों के शरीर में होने वाली वैसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती है, क्या कहलाती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत ना हो, उसका ट्रांसफर ना हो गुण, तो उस विभिन्नता को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, उस विभिन्नता को कहा जाता है कायिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेंडल के आनुवंशिकी के प्रयोग में F1 पीढ़ी के उन पौधों को जिनमें जनक पौधों के दोनों विपरीत गुण मौजूद थे, क्या कहलाता है? उन्हें क्या कहा मेंडल ने, क्या कहा गया उनके द्वारा? मेंडल के आनुवंशिकी के प्रयोग में F1 पीढ़ी के उन्हें प्रथम संतति कहते हैं, उन्हें प्रथम संतति कहा गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेंडल के एक संकर संकरण के प्रयोग के फलस्वरूप F2 पीढ़ी में उत्पन्न पौधों में लक्षण प्ररूपी अनुपात क्या था? F2 पीढ़ी में ध्यान रखना है, F2 पीढ़ी कहा गया F1 नहीं। मेंडल के एक संकर संकरण के प्रयोग के फलस्वरूप F2 पीढ़ी में उत्पन्न पौधों में लक्षण प्ररूपी अनुपात जो था वह है 3:1। सेंटेंस बना लेंगे आप, F2 पीढ़ी में उत्पन्न पौधों में लक्षण प्ररूपी का अनुपात 3:1 था। क्वेश्चन नंबर 19, मेंडल के द्वारा मटर के पौधों पर किए गए आनुवंशिकी के प्रयोग में बौनापन किस प्रकार का गुण था? प्रभावी या अप्रभावी? मेंडल ने अपने प्रयोग में एक टॉल एक शॉट लिए थे मटर का पौधा, तो बौनापन अप्रभावी रह जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बौनापन था वह प्रभावी था या अप्रभावी, तो आपको लिखना है अप्रभावी। सेंटेंस बनाना है, तो मेंडल के द्वारा मटर के पौधों पर किए गए आनुवंशिकी के प्रयोग में बौनापन अप्रभावी था, बौनापन अप्रभावी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 तक हल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, मनुष्य में पाए जाने वाले 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े एक ही प्रकार के क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं? मनुष्य में कुल 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाई जाती है, यानी टोटल 46 होते हैं, तो 22 जोड़ी क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं। 23वां जोड़ी क्रोमोसोम को लिंग क्रोमोसोम कहा गया है, तो फिर 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहा गया? तो आप आंसर बनाएंगे, मनुष्य में पाए जाने वाले 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े क्रोमोसोम को ऑटोसोम कहा जाता है। इन वन वर्ड याद रखना है, ऑटोसोम। 22 जोड़े को ऑटोसोम और 23वां जोड़ी लिंक क्रोमोसोम कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उनमें हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? जैव विकास। उसे क्या कहते हैं? जैव विकास। अर्थात सेंटेंस बनानी है आपको, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उनमें हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन जैव विकास कहलाता है। इन वन वर्ड जैव विकास याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास। इसके पहले इसी प्रकार का सवाल हल हो चुका है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास जैव विकास द्वारा, यह व्याख्या क्या कहलाता है? इस व्याख्या को डार्विनवाद कहते हैं। इस व्याख्या को डार्विनवाद कहते हैं, क्योंकि डार्विन ने ही इसको एक्सप्लेन किए, इसलिए डार्विनवाद इस व्याख्या को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, जीवों के वैसे अंग जो संरचना में उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं, परंतु वे अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहते हैं समजात अंग। समजात अंग का परिभाषा क्या हुई? जीवों के वैसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से तो एक समान होते हैं, लेकिन कार्य का संपादन जो है वो अलग अलग होता है, उसे हम कहते हैं समजात अंग। तो 23 का आंसर होगा समजात अंग। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, लुप्त हो चुके जीवों को पत्थरों पर पाए जाने वाले चिन्ह क्या कहलाता है? जो जीव लुप्त हो चुके हैं उनका चिन्ह अगर पत्थरों पर विराजमान है, वो दिखता है, तो
वैसे चिन्ह को हम कहते हैं जीवाश्म। वैसे चिन्ह को जीवाश्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक ही प्रजातियों के सदस्यों के बीच आपस में होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच आपस में होने वाले प्रजनन, उन्हें अंतः प्रजनन कहा जाता है। तो आंसर बनाइएगा आप, एक ही प्रजातियों के सदस्यों के बीच आपस में होने वाले प्रजनन अंतः प्रजनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? समझे? फूलगोभी जो एक बंद पुष्प है तथा ब्रोकली फूलगोभी की एक प्रजाति का विकास हुआ। बंद गोभी से अन्य पत्तीदार गोभी जैसे करम साग, कोलराबी भी आवश्यकता अनुसार विकसित किए गए। तो आपको आंसर बनाना है, फूल गोभी कैसा है? तो बंद पुष्प है, ओनली बंद पुष्प। फूल गोभी एक प्रकार का बंद पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखते हैं, मानव का उद्भव स्थान मूल रूप से अफ्रीका है या एशिया? हम जानते हैं दोनों विश्व का महादेश है, एशिया सबसे बड़ा महादेश, अफ्रीका जिसे अंध या काला महादेश कहा जाता है। तो मानव का उद्भव स्थान मूल रूप से अफ्रीका ही है। हम लिखेंगे आंसर, मानव का उद्भव स्थान मूल रूप से अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, उद्भव के दृष्टिकोण से मानव का सबसे करीबी संबंधी कौन है? उद्भव के दृष्टिकोण से मानव का सबसे करीबी संबंधी कौन है? यानी कौन प्रजाति, कौन प्रकार के जीव हैं जहाँ से मानव की उत्पत्ति हुई है? तो चिंपैंजी एक ऐसा जीव है जिसमें मानव में जो जीन पाए जाते हैं उसका 99% चिंपैंजी में है। तो हम आंसर लिख लेंगे, उद्भव के दृष्टिकोण से मानव का सबसे करीबी संबंधी चिंपैंजी है, चिंपैंजी है। क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ते हैं, आधुनिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका के किस स्थान से प्राप्त हुआ? हमने अभी आपको बताया क्वेश्चन नंबर 27 में कि मानव का उद्भव स्थान मूल रूप से अफ्रीका ही है। यहाँ क्वेश्चन दे रहा है कि आधुनिक मानव जो आज हम लोग मानव हैं, इसका प्राचीनतम जीवाश्म, सबसे पुराना जीवाश्म अफ्रीका के किस स्थान से प्राप्त हुई है? अन्य खोजों से यह पता चला कि मानव की पूर्वज चिंपैंजी ही थी। जो आधुनिक मानव है यह अफ्रीका महादेश से उसके जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं। वैज्ञानिकों ने इन दोनों प्रजातियों की जीनी संरचना का अध्ययन करते हुए यह बताया कि 99% जीन चिंपैंजी में आज के आधुनिक मानव के जैसे हैं। यानी कुल जीन 25,000 जीन उसमें करीब विद्यमान है, 25,000 जीन। आता है आधुनिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका के किस स्थान से प्राप्त हुआ? अब तक हम लोगों ने जाना कि आधुनिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म जो है अफ्रीका महादेश से ही प्राप्त हुई। तो उस जगह का नाम था इथियोपिया। मानव के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका के इथियोपिया नामक स्थान से प्राप्त हुई। आंसर बनाएंगे, आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका के इथियोपिया नामक स्थान से प्राप्त हुआ। जो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा इथियोपिया नामक स्थान से, अफ्रीका के इथियोपिया नामक स्थान से। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, जो प्रश्न का अति लघुत्तरीय प्रश्न का अंतिम सवाल होगा, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होंगे। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किस जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है? क्वेश्चन है, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाती है? उसे कहते हैं आणविक जातिवृत्त। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाती है? आणविक जातिवृत्त। हम इसका आंसर बनाएंगे, आणविक जातिवृत्त कहलाती है। सेंटेंस बनाना होगा तो हम लिखेंगे, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव पूर्वजों की खोज आणविक जातिवृत्त कहलाता है।